जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागॉजी सीरीज का ये अगला वीडियो जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है और टॉपिक है हमारा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो हम आ गए हैं नई वीडियो लेकर के। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में आईसीटी के प्रयोगों से क्या लाभ है। आपने बहुत पढ़ा होगा आईसीटी के बारे में। तो आईसीटी के लाभ क्या क्या हैं। पारंपरिक शिक्षण विधियों को शामिल किया गया है। तो पारंपरिक को नहीं शामिल किया गया, आपको पता है नई विधियों को, आधुनिक विधियों को शामिल किया जाता है आईसीटी में। अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता है, सहयोगी संस्कृति विकसित करता है, ये भी ठीक है। सक्रिय अधिगम का उपयोग करता है, उचित तरीके से प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है। इसके बाद जो चौथा है उसमें ये दोनों शामिल है कि अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता है, इंटरेक्शन एंड डेवलप कोलैबोरेटिव कल्चर, और क्या करता है, सक्रिय अधिगम का उपयोग करता है। सक्रिय अधिगम का मतलब एक्टिव तरीके से सीखने पर ये बल देता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 और 3 जो बोथ है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन था कि आईसीटी के प्रयोगों से क्या लाभ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यक्रम का सही अर्थ क्या है। द करेक्ट मीनिंग ऑफ करिकुलम इज, आपने बहुत पढ़ रखा होगा। तो देखते हैं क्या है इसके ऑप्शन। सभी पाठ्यक्रम गतिविधियों का एक संग्रह, कलेक्टिव ऑफ ऑल करिकुलर एक्टिविटीज। सभी अनुभवों का एक संग्रह जो स्कूल चाहता है कि बच्चे आत्मसात करें। अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस दैट स्कूल वांट्स चिल्ड्रन टू इम्बाइब। अनिवार्य वैकल्पिक विषयों का संग्रह, तो ये नहीं है। उस अध्ययन सामग्री का संग्रह, तो अध्ययन सामग्री का संग्रह नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर है कि सभी अनुभवों का संग्रह, एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन जो स्कूल चाहता है कि बच्चे उसे इम्बाइब करें, आत्मसात करें। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा ठोस चीज़ों अधिक तार्किक हो जाता है लेकिन उसमें अमूर्त विचारों का अभाव होता है। पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, एट वॉट स्टेज ऑफ अ चाइल्ड बिकम मोर लॉजिकल इन कंक्रीट थिंग्स बट लैक्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो आपने जरूर इसका पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की रहती है। पियाजे ने ये चारों अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो इसमें जो अधिक तार्किक हो जाता है और अमूर्त विचारों का अभाव होता है, इसका मतलब तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन, ये 2018 में लाया गया था ये मिशन, और इसका जो उद्देश्य है पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना। पूर्ण साक्षरता का मतलब है चाहे बच्चे हों चाहे वयस्क हों, सभी के लिए यह प्रोग्राम था। और पूर्ण साक्षरता का मतलब है उन्हें लिखना, राइटिंग और पढ़ना, रीडिंग, और अर्थमेटिक, आपकी मैथमेटिक जो है वो उन्हें इसमें कम से कम वो सेल्फ डिपेंड बन पाएँ। तो लिखने में, पढ़ने में और मैथमेटिक्स में वो सेल्फ डिपेंड बन पाए, यही उद्देश्य था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना। अगला देखते हैं अगले प्रश्न। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में आपने पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग क्या कहलाती है। जब आपने डीएड, बीएड, डीएलएड कोर्स किया होगा तब आपने जो लेसन प्लान बनाए होंगे वहाँ पर एक माइक्रो टीचिंग हुई होगी। माइक्रो टीचिंग कहलाती है जब टीचर का ग्रुप ही, एक जो टीचर है बाकी जो है छात्र बन जाते हैं ट्रेनिंग्स में, वो सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। तो शिक्षक जो है छात्र शिक्षक को अधिक सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, फीडबैक देता है, जिससे क्या होता है आपको पता होगा। माइक्रो टीचिंग में पढ़ाना होता है, फिर फीडबैक देना होता है, उसके बाद रीप्लानिंग होता है, रीटीचिंग होता है, एंड लास्ट में रीफीडबैक होता है। तो इसमें क्या है, फीडबैक जो है, आपने फीडबैक दिया तो फीडबैक के बाद क्या हो, कौन सा स्टेप होता है, रीप्लानिंग होता है। रीप्लानिंग, क्योंकि जब किसी टीचर ने मान लीजिए कोई पाठ पढ़ाया और जो स्टूडेंट बैठे हैं जो कि स्वयं टीचर हैं, उन्होंने फीडबैक दिया, अब उसके बाद वो रीप्लानिंग करेगा, है ना, उसके बाद रीटीचिंग करेगा और रीफीडबैक फिर होगा। तो पुनः नियोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बंडूरा के द्वारा जो है अवलोकन अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, आपने जरूर पढ़ा होगा सीटेट के जब आप पढ़ रहे होंगे पेडागॉजी।
बंडूरा ने बताया कि अवलोकन के माध्यम से एक बच्चा सीखता है देख करके और उसकी नकल करके। तो अवलोकन या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसका है? ये बंडूरा का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, तो इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का एक प्रकार है? तो जो बहुत सारे करिकुलम होते हैं, कौन सा टाइप ऑफ करिकुलम है इनमें से? सब्जेक्ट ओरिएंटेड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, योग्यता आधारित, एक्सपीरियंस बेस्ड या अनुभव आधारित, और मुख्य पाठ्यक्रम। तो ये चारों ही क्या है? पाठ्यक्रम के प्रकार होते हैं। आपने यदि नहीं पता है आपको तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व संक्रियात्मक विचार किसकी एक विशेषता है? तो वो वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। तो ये बता दूं, ये केंद्रीकरण की जब रहती है एक विशेषता है किसकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है? 0 से 2 ईयर्स रहती है आपकी संवेदी गामक, और पूर्व संक्रियात्मक रहती है 2 से 7 ईयर तक। इसमें बच्चा एक केंद्रीकरण सीखता है, अपना ध्यान केंद्रित करना सीखता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं कि एक सीरीज में मान लीजिए बॉल हैं बहुत सारी, और कोई एक बच्चा है 2 से 7 वर्ष का, आप इसे बॉल को बिखरा दो तो उसे लगेगा कि अब ज़्यादा बॉल्स हो गई यदि आप बिखरा दोगे। लेकिन वही ज़्यादा उम्र का बच्चा है जो कि मूर्त संक्रियात्मक में है, वो उसको पता लग जाएगा कि बॉल उतनी ही है, 4 ही हैं। तो ये क्या करता है? केंद्रीकरण सीखता है पूर्व संक्रियात्मक एज में बच्चा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है? तो प्ले वे मेथड जो है किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम हो सकता है, शिक्षण विधियों के सिद्धांत, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो ये सबसे सटीक उत्तर हो जाता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, क्योंकि ये दोनों हैं, ये सब इसी में इंक्लूड हो जा रहे हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण गतिविधियों का सिद्धांत, ये जो है इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो सही आंसर है आपका विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है शिक्षण की खेल विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो लर्निंग को कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है? शिक्षार्थी की अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है, मैच्योरेशन है आपका, टीचिंग जो स्ट्रेटजी है वो भी प्रभावित करते हैं सीखने को, मैच्योरेशन भी करता है। मैच्योरेशन शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य जो हेल्थ है वो भी प्रभावित करती है सीखने को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चारों। ये जो चारों चीज़ें हैं ये किसी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई छात्र ठीक से चलने और बात करने में असमर्थ है, तो आपको पता होगा यदि वो चल नहीं पाता है, बात नहीं कर पाता है, तो लोकोमोटर एक डिसेबिलिटी होती है, वो बच्चे में है। तो गत्यात्मक अक्षमता है, तो इसलिए वो चल नहीं पाता है। और इसके जो दूसरे ऑप्शन है मानसिक अक्षमता, ये नहीं होगी। अधिगम अक्षमता और चलने की अक्षमता ये नहीं है, क्योंकि वो चलने और बात करने में नहीं है। तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द मेंटल हेल्थ ऑफ अ चिल्ड्रन, जिससे वे अपनी तार्किक सोच के साथ पढ़ाई में रुचि लें। सो दे कैन टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज विद देयर लॉजिकल थिंकिंग। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी। तो प्रश्न था कि मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का बनाए रखना है हमें, तो क्या आवश्यक है इनमें से? तो क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। असामाजिक कार्यों में छूट होनी चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा डॉक्टर की देखरेख में रहे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो नंबर 1 है ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्लीन एनवायरनमेंट ऑफ चिल्ड्रंस होम रहेगा तो बच्चे मानसिक स्वास्थ्य भी रहेगा, जो कि ज़रूरी है उसकी तार्किक सोच के लिए, जिससे वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक प्रशिक्षक संचार सहायक सामग्री, स्पीच ट्रेनर कम्युनिकेशन एड। मैं बता दूं ये क्या कहलाता है। ये एक माइक्रोफोन या हेडफोन की तरह होता है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे रहते हैं जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है, उन्हें यूज़ किया जाता है। तो स्पीच ट्रेनर कम्युनिकेशन एड कैन बी यूज एज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर, ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो आप इसको याद कर लेना है और एग्जाम में बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। कंफ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया स्पीच ट्रेनर कम्युनिकेशन एड जो होता है, जिनको सुनाई नहीं देता उन बच्चों के लिए होता है, जो कि एक माइक्रोफोन की तरह या हेडफोन की तरह काम करता है।
ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर है वो कौन सा नहीं है? ऑटिज्म आपको पता है, कोई भाषा पढ़ने में या कहीं उसकी अधिगम में कमी आती है, स्लो हो जाता है, वो ऑटिज्म कहलाता है। प्रमस्तिष्क घात भी कहलाता है, जब एक तरफ मस्तिष्क में घात हो जाता है। न्यून अवधान सक्रिय विकार, अटेंशन डेफिसिट, ये भी हो जाता है। लेकिन पश्च अभिघात जन्य तनाव, ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस नहीं होता है, जबकि ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है। अभिघात जन्य होता है स्ट्रेस एक विकार जिसमें बच्चा एक हिंसक या वॉयलेंट हो जाता है, लेकिन जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, पश्च अभिघात जन्य तनाव है, ये कोई रोग नहीं होता है विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से गर्भावस्था के दौरान शारीरिक आघात का कारण कौन सा हो सकता है? फिजिकल ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बी कॉज, उससे क्या, यदि कोई फिजिकल ट्रॉमा हो गया है गर्भावस्था में बच्चे के लिए तो क्या हो जाएगा? मानसिक मंदता का कारण हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि यदि संभावना हो जाएगी कि वो मंद हो जाएगा मानसिक रूप से। और ये ऑप्शन आपके अंधेपन, बहरापन, ये सब नहीं होंगे यदि बच्चे को एक शारीरिक आघात पहुंचता है गर्भावस्था के दौरान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो दिव्यांगता के लिए कौन सा सही है कि कोई बच्चा दिव्यांग है, उसको समावेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें बैठालना है, तो क्या है उसके लिए सही? तो लेखन वैकल, मतलब जिसे डिस्ग्राफिया है, तो बिना रेखाओं वाली कार्यपुस्तिकाओं का लेखन अनिवार्य करना, तो इससे वो उसका डिस्ग्राफिया ठीक नहीं होगा, उसे उचित जो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है। पठन केवल या डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया बड़े छोटे अक्षरों को मिश्रित करके, इसका छोटे बड़े अक्षरों से कोई लेना देना नहीं रहता है डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया जो रहता है आपकी भाषा संबंधी जो रहती है उसमें कठिनाई जाती है, एक विकार है भाषा संबंधी। गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान, यदि कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उन्हें हमें ग्राउंड फ्लोर पर बैठाना है, तो ये इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पूछा है कौन सा सही युग्म है दिव्यांग बच्चों के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, दृश्य बाधित है, तो दृश्य बाधित के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, तो ये नहीं होगा। श्रवण बाधित, यदि वो सुन नहीं पाता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो वो उसके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना चाहिए। लेकिन दृश्य बाधित के लिए, जो उसे जब दिखाई नहीं देता है, तो आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, इसका सब जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। गतिमान दिव्यांगता को आप कहाँ बैठा लेंगे बच्चों को? प्रोविजन ऑफ क्लास ऑन ग्राउंड फ्लोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुदाय निम्नलिखित में से किस पर एक वॉच डॉग है? कम्युनिटी जो है, आपने जरूर पढ़ा होगा, कम्युनिटी और स्कूल का एक रिलेशन जो रहता है, वो दोनों आपसी सहयोग से ही डेवलपमेंट करते हैं बच्चों का। क्योंकि कम्युनिटी सहयोग करती है, अपने विचार रखती है, जिसको फॉलो किया जाता है स्कूलों में, है ना। तो किस पर समुदाय जो है, समुदाय है स्कूलों पर एक वॉच डॉग की तरह रहती है, स्कूलों की देखरेख करती रहती है। आपने एक और पढ़ा होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रहती है, वो भी इसी का हिस्सा है, जो कि मीटिंग्स होती हैं हर 6 महीने में एक विद्यालय की। आगे देखते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है SMC, इसको केंद्रीय विद्यालय में VMC के नाम से जाना जाता है, और एक ही है, ये स्कूल है, यहाँ पर है विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विलंबित भाषण के कारक हैं? कोई स्पीच देने में बहुत स्लो दे देता है, स्लो रहता है, क्या कारण हो सकता है? मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता हो सकती है, श्रवण दोष भी हो सकता है, बिहेवियर डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो तीनों इसके जो हैं करेक्ट आंसर हैं। इस प्रश्न के तीनों ही करेक्ट आंसर हैं। विलंबित भाषण के कारण ये हैं। श्रवण भी होगा तो भी उसका भाषण क्या होगा? धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। एक गति विषयक अक्षम विद्यार्थी एक लोकोमोशन डिसेबल है, इसका मतलब वो चलने में असमर्थ कोई विद्यार्थी है, एक एडमिशन लेती है प्राइमरी स्कूल में, तो स्कूल के जो इंक्लूसिव यानी क्लास में बैठाने के लिए क्या सहायक नहीं है?
मतलब कौन सा विकल्प उसके लिए सही नहीं है। तो ग्राउंड फ्लोर में बैठालना ये तो ठीक है, सही है। समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना, एम्पैथी का मतलब होता है, एक और चीज़ आप एम्पैथी और सिंपैथी में मतलब जानिए। एम्पैथी का मतलब होता है आप उस पर दया के भाव से नहीं देख रहे हैं, जबकि आप साथ मिल करके उसे ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं। आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव, तो ये सही हो जाएगा। और चौथा जो है शोइंग सिंपैथी, तो ये इसका गलत उत्तर हो जाएगा। यही पूछा गया था, कौन सा उत्तर गलत है, कि हमें सहानुभूति सिंपैथी नहीं रखनी है। सिंपैथी का मतलब होता है एक दया के भाव से मदद करना। क्योंकि जब दिव्यांग बच्चे आपकी कक्षा में होंगे तो आपको बिल्कुल भी उन्हें ऐसा फील नहीं कराना है कि वो बाकियों से अलग हैं। उन्हें नॉर्मल बच्चों की तरह ही व्यवहार करना है। उन्हें खुद भी लगना चाहिए कि वे एक नॉर्मल बच्चे हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? विच आर द फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ? तो बायोलॉजिकल फैक्टर है, एनवायरमेंट फैक्टर है, साइकोलॉजिकल है। तो मेंटल हेल्थ को ये तीनों ही कारक क्या है, प्रभावित करते हैं। तो इनमें से सभी या ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि लगातार आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं और आपको बेनिफिट मिल रहा है पेडागॉजी वाले पोर्शन में, तो ज़रूर हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन हमें मिलता है लगातार वीडियोस को लाने के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।